कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। रूपा भौजी का तहे दिल से जोहार। किसान भाइयों, मेरी ओर से भी आप सबों को बहुत बहुत जोहार। बिल्कुल विलंब ना करते हुए चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित ढेरों जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी मुंडा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गुमला के किसानों को 50% अनुदान पर मिलेगा बीजोपचार यंत्र। सरसों में ऑल्टरनेरिया ब्लाइट रोग के उपचार के लिए करें कवच नामक दवा का उपयोग। टमाटर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए संकर प्रभेद स्वर्ण संपदा। अब समाचार विस्तार से। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार की ओर से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बीजोपचार के लिए गुमला जिला के किसानों के बीच सीड ड्रेसिंग ड्रम का वितरण किया जाएगा। इसकी कीमत 2,880 रुपये है। इसमें 50% राशि सरकार अनुदान के रूप में देगी और 50% राशि लाभुक को स्वयं खर्च करना होगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए गुमला जिला के सभी प्रखंडों के किसान प्रखंड कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। झारखंड में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो रही धान की खरीदारी की स्थिति जानने के लिए पिछले दिनों भारतीय खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक खूंटी जिला पहुंचे। उन्होंने राज्य के एफसीआई के अधिकारियों के साथ खूंटी में लैम्प्स परिसर स्थित धान खरीद केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान धान की खरीदारी कर रही कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि अब तक जिले में 450 क्विंटल धान की खरीदारी हुई है। किसानों को प्रति क्विंटल 1,410 रुपये की दर से भुगतान भी किया जा चुका है। जो किसान तिलहनी फसल सरसों की खेती कर रहे हैं, वे अपनी फसल में लगने वाले ऑल्टरनेरिया ब्लाइट रोग के प्रति सावधान रहें। इस रोग के कारण सरसों की पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इससे बचाव के लिए किसान भाई कवच नामक दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। सरसों फसल में अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग का प्रकोप तेज हो तो पत्तियों के अलावे पौधे के अन्य भागों पर भूरे रंग का धब्बा दिखाई देने लगता है। यदि पूरा पौधा इस रोग के चपेट में आ जाए तो पौधा मरने लगता है। किसान भाई, आप सरसों फसल को इस रोग से बचाने के लिए कवच नामक दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। सरसों की अत्यधिक पैदावार लेने के लिए अल्टरनेरिया ब्लाइट से बचाव बहुत जरूरी है। इस बीमारी में आप देखेंगे कि पत्तियों के ऊपर भूरे भूरे चकत्ते ढंग के धब्बे पड़ जाते हैं और ये धब्बे ध्यान से देखने पे उस पर टारगेट बोर्ड जैसा आपको लक्षण दिखाई पड़ेगा। और ये चकत्ते पहले शुरू में छोटे होते हैं और जो पास के चकत्ते होते हैं आपस में मिलकर बड़े चकत्ते का रूप ले लेते हैं। इसी कारण से क्या होता है कि पौधे में पत्तियों के ऊपर ये बीमारी के लक्षण आते हैं। शुरू के दिनों में रोग की उग्र अवस्था आने पे इसके तने पे भी ये भी लक्षण दिखाई देते हैं और इसके फली के ऊपर भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो इस बीमारी को नियंत्रित कर ले तो आपकी पैदावार बढ़ जाती है। और नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छी दवा है क्लोरोथैलोनिल कवच के नाम से बाजार। जो किसान पॉली हाउस में सब्जी फसल टमाटर की खेती करना चाहते हैं, वे इस फसल से ज़्यादा उपज प्राप्त करने के लिए टमाटर के संकर किस्मों का चयन करें। ये संकर किस्में कौन सी हैं, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। वैसे किसान भाइयों जो पॉली हाउस में खेती करना चाहते हैं वो हाइब्रिड किस्म का चुनाव करें और इसमें स्वर्ण समृद्धि, स्वर्ण संपदा, PTP 2, PTP 3, PTP 5, चेरी टमाटर आदि का चुनाव झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं और अच्छी उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। भुट्टे से मक्के का दाना छुड़ाना काफ़ी मेहनत का काम है। किसान भाई इसी काम को आसानी से संपन्न करने के लिए ट्यूबलर हैंडमिक्स शेलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 क्विंटल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे मिर्च फसल में बिना रासायनिक दवाओं के होपर्स और सफेद मक्खी कीट को कैसे रोकें। मिर्च फसल में कीट नियंत्रण के लिए किसान भाइयों के सामने कई ऐसे विकल्प हैं जो रासायनिक कीटनाशी से ज्यादा कारगर और ज्यादा फायदेमंद हैं। इस संदर्भ में समेकित कीट प्रबंधक की सलाह है कि मिर्च फसल की खेती करने वाले किसान अपनी फसल को हॉपर्स और उड़ने वाले कीट सफेद मक्खी से बचाने के लिए एक डेल्टा चिपचिपा ट्रैप प्रति एकड़ की दर से खेत में लगाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1700 रुपए से 2200 रुपए, चावल मध्यम 2300 रुपए से 2850 रुपए, चावल उत्तम 3100 रुपए से 6000 रुपए, गेहूं 1675 रुपए से 2000 रुपए, चना 5000 रुपए से 5625 रुपए, दाल अरहर 10800 रुपए से 13950 रुपए, दाल मसूर 6300 रुपए से 7000 रुपए, दाल चना 6000 रुपए से 6600 रुपए, सरसों तेल 10,000 रुपए से 12,100 रुपए, चीनी 3,125 रुपए से 3,410 रुपए, आलू 760 रुपए से 925 रुपए और प्याज 1,400 रुपए से 1,825 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार। इसमें आपने ली कृषि से संबंधित तमाम जानकारी, मौसम के मिजाज से भी अवगत हुए और मंडी के भाव को भी आपने जाना। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर लेंगे हम छोटा सा विराम। हम यूं गए और यूं आए, कहीं जाइएगा नहीं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। जी हाँ, आपकी नज़र टिकी हुई है कहाँ, मुझे मालूम है आपको और भी जानकारी चाहिए, तो फटाफट मंगरा भाई दे ही डालिए जानकारी। बिल्कुल भौजी, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी जानकारी तो हमेशा ही महत्वपूर्ण रहती है, आज और भी महत्वपूर्ण है, तो दे डालिए। देखिए किसान भाइयों, अभी रबी का मौसम है। वो तो है। और हमारे तमाम किसान भाई गेहूं की फसल लगा रहे हैं, उसकी बुआई कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि वो अपने उर्वरक और सिंचाई का प्रबंध करें। हाँ किसान भाई बहनों, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन प्रबंध कैसे करें, उसके लिए क्या करें क्या नहीं करें, आइए हम लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार। तो आइए जानते हैं उनसे। आज हम लोग बिरसा कृषि विद्यालय के प्रांगण में हैं, जहाँ के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, जो सस्य विभाग में कार्यरत हैं। आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं गेहूं फसल में सिंचाई प्रबंधन एवं उर्वरक की किस मात्रा में व्यवहार की जाए, इसी विषय पर विशेष जानकारी हासिल करते हैं। पहले हमारे किसान भाई को बताएं, गेहूँ फसल में कितनी आवश्यकता है सिंचाई की? किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि गेहूँ फसल रबी मौसम में लगाई जाती है और रबी मौसम में बारिश, मानसून की बारिश बंद हो जाती है। एक गेहूं फसल को पूरे जीवन काल में 350 से 400 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। इस पानी को पूरा करने के लिए हमें सिंचाई देना आवश्यक हो जाता है, इसलिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई देने का उत्तम तरीका ये है कि जो पौधों के जो बढ़वार होती है उसके अवस्थाओं, विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अगर किसान भाई सिंचाई की व्यवस्था करेंगे तो उनको जो है अत्यधिक लाभ फसल उत्पादन में होता है।
ये अवस्थाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहली अवस्था आती है जिसको कि हम सिर से जड़ निकलने की अवस्था बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज बोलते हैं। ये अवस्था गेहूं बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद आती है। इस अवस्था में ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है सिंचाई के लिए। इस स्टेज पर अगर सिंचाई नहीं की किसान भाई करेंगे तो उनको उत्पादन में अत्यधिक नुकसान होता है। इसलिए इस स्टेज पे जरूर से जरूर इरिगेशन करना चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में जिस समय क्रॉप थोड़ा सा बड़ा होने लगता है उस समय सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो मात्रा क्या होनी चाहिए सिंचाई? क्या ज़्यादा मात्रा में सिंचाई देना है या कम मात्रा में? जी, ये एक बहुत समस्या है, क्योंकि झारखंड में पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो कम है, पानी कम मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए जो प्रथम सिंचाई होती है CRI स्टेज पे वो हल्की सिंचाई होती है। उसमें जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसकी जो जड़ें होती हैं वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा की गहरी नहीं होती हैं। तो ज़्यादा पानी देने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा और पानी का नुकसान होता है, उसकी उत्पादकता घटती है। इसलिए प्रथम सिंचाई जो है, जो कि CRI स्टेज में देना है, उस समय आपको कम हल्की बारिश सिंचाई करनी है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। दूसरी सिंचाई जो आती है वो आती है मैक्सिमम टिलरिंग स्टेज, जिसको कि हम कल्ले बनने की अवस्था कहते हैं। ये अवस्था जो है 40 से 45 दिनों के बाद आती है। इस समय अगर हम सिंचाई नहीं देते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो कल्ले बनते हैं जो जिससे कि अंत में बालियां बनती हैं जिन कल्लों में, उनका जो इकाई क्षेत्र में उत्पादन कम हो जाता है और अल्टीमेटली जो है वो आपके किसान भाइयों को फसल में नुकसान होता है। इसलिए दूसरी सिंचाई जो है 40 से 45 दिनों पे कल्ले बनने की अवस्था में करनी चाहिए। उसी प्रकार तीसरी सिंचाई जो है वो लेट ज्वाइंटिंग स्टेज बोलते हैं, गांठ बनने की अवस्था, तना में जो लेट अंतिम गांठें बनती हैं उस समय करनी चाहिए। ये अवस्था 55 से 60 दिनों के बाद आती है। तो तीसरी सिंचाई आपको 55 से 60 दिनों में करनी चाहिए। उसी तरह प्रकार चौथी सिंचाई जो है, जो कि सबसे क्रिटिकल स्टेज होता है, गाभा अवस्था। इस समय क्या होता है कि पौधों में जो बालियां होती हैं वो बननी प्रारंभ हो जाती हैं, अंदर पौधों के अंदर में बालियां बननी प्रारंभ हो गई रहती हैं और पुष्प जो निकलते हैं, फ्लावरिंग होने वाली रहती है, वो भी होती है। तो इस समय जो अगर आप सिंचाई करेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इस स्टेज में आपको जरूर से, ये स्टेज करीब जो है 75 दिनों के आसपास आती है। तो किसान भाइयों को अब देखना पड़ता है कि जब वो तना उसका मोटा होने लगे, ऊपर में गाभा बनने की अवस्था है, तो उस स्टेज में अवश्य सिंचाई करें। उसी तरह जो 5वीं सिंचाई होती है वो फ्लावरिंग स्टेज पे आती है, जब बालियां फूट जाती हैं, उसमें फ्लावर बनना शुरू हो जाते हैं, उस स्टेज पे आपको अवश्य जो है सिंचाई करनी चाहिए। ये भी एक क्रिटिकल स्टेज है। और अंतिम सिंचाई जो झारखंड में 6वीं सिंचाई रिकमेंड की गई है वो है दुग्धावस्था। जब दानों में बाली बन गई और दाना में दूध भरने लगता है, तो उस समय अगर सिंचाई करेंगे तो दाना हिष्ट पुष्ट होता है और उत्पादन में बहुत अधिक फायदा होता है। इसलिए इस समय तो ये 6 अवस्थाएं हैं जिसपे अगर किसान भाई अपनी सिंचाई व्यवस्था रखेंगे तो उन्हें गेहूं के उत्पादन में 20 से 25% जो है उत्पादन में अधिक फायदा होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन हमारे किसान भाई ये कैसे समझेंगे कि अब सिंचाई की आवश्यकता हो गई है? ये तो आपने बताया कि समय के हिसाब से, लेकिन कभी कभी होता है गर्मी ज़्यादा होता है, उस समय सूख जाता है, तो उससे कैसे समझेंगे कि अभी सिंचाई देना आवश्यक है? जी हाँ, देखिए सबसे बड़ी है कि अगर किसान भाई अपने खेतों में रोज जा रहे हैं तो वो अपने मिट्टी को देख करके अगर मिट्टी को आप हाथ में पकड़ करके दबाएंगे तो अगर वो पकड़ के मतलब बन रहा है, उसका जो है गोला बन रहा है तो अभी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो धूल बनने लगा या फूट जा रहा है वो गोला, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपके खेत में पानी की आवश्यकता हो रही है। तो उसी हिसाब से आप अपने पानी का व्यवस्था करें, अपनी सिंचाई की व्यवस्था करें, तो इससे आपको सिंचाई की व्यवस्था, ये आसान तरीका है कि सिंचाई कब देना है, इसके बारे में किसान भाई पता कर सकते हैं। ऐसा हमारे झारखंड में है डॉक्टर साहब कि पानी काफ़ी कम होती है। जी हाँ। तो वैसे स्थिति में गेहूं की फसल के लिए क्या व्यवस्था करें कि पानी उनके उपलब्ध हो जाए गेहूं के लिए? जी हाँ, कि झारखंड में जैसा कि आप जानते हैं 12 से 13% ही इरिगेटेड एरिया है, बाकी एरिया रेनफेड है। तो उस स्थिति में आपके पास सिंचाई का साधन कम है। तो उस स्थिति में अगर आप गेहूं फसल लगाए हुए हैं तो जैसा मैंने पहले बताया कि क्रिटिकल स्टेज पे आपको देना है। अगर आपके पास सिर्फ एक सिंचाई का साधन उपलब्ध है तो उसको आपको CRI स्टेज, यानी कि जो CRI स्टेज होती है, जो कि 21 से 25 दिनों में आती है, उस समय अगर एक इरिगेशन है, एक सिंचाई है, तो आपको देना है। अगर आपके पास 2 इरिगेशन है तो आपको CRI स्टेज में और गाभा स्टेज में
अच्छा। 2 बार देना है। और अगर आपके पास 3 इरिगेशन है तो CRI स्टेज, गाभा और दूध बनने की अवस्था है। डॉक्टर साहब, आप तो हमारे किसान भाई को बहुत विस्तार से बताया कि सिंचाई किस प्रकार करनी है। अब होता है कि उसमें उर्वरक की मात्रा कब और क्यों डाली जाए, कितनी मात्रा में डाली जाए, इस विषय में हमें किसान भाई को जानकारी। जी, जिन किसान भाइयों ने समय से बुआई की है, सिंचित अवस्था में गेहूं की है, तो उनकी फसल करीब 30 से 35 दिनों की हो गई है। तो ये सबसे अच्छा उपाय है, समय है आपको यूरिया के टॉप ड्रेसिंग का, क्योंकि 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास डाला जाता है। उसमें से संपूर्ण फास्फोरस और पोटास बुआई के समय में और आधा नाइट्रोजन भी डाल दिया गया होगा। जो बचा हुआ आधा नाइट्रोजन है, यानी कि अगर 120 किलो आप नाइट्रोजन का व्यवहार करना चाहते हैं तो उसका आधा हुआ 60 किलो, और उसमें जो है आपको 130 किलो के आसपास, मतलब 120 किलो यूरिया का छिड़काव आपको करना है। उसी तरह से अगर आप लेट बुआई किए हुए हैं तो उसका जो है 30 से 35 दिन अभी आने वाला होगा, जनवरी महीने में होगा। तो ये ध्यान रखें कि जब सिंचाई करें, प्रथम सिंचाई करते हैं जो 25 से 30 दिनों के बाद, उसके बाद जो है यूरिया का छिड़काव करें, इससे आपको ज़्यादा फायदा होता है। साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपके खेत में खरपतवार ना हो, क्योंकि अगर आप खरपतवार के खेत में डाल देंगे तो उस यूरिया को वो खरपतवार ले लेंगे और आपके गेहूं को नहीं मिलेगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि खरपतवार की निकाई गुड़ाई करने के बाद यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें तो आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। डॉक्टर साहब ने हमारे किसान भाई को बहुत अच्छी जानकारी दी कि कब गेहूं में सिंचाई करनी है और कितनी मात्रा में और क्यों करनी है, इसके बारे में हमारे डॉक्टर साहब ने जानकारी दी। चलिए, आपका यहाँ इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और सभी किसान भाइयों को मेरे तरफ से जोहार, नमस्कार। वाह, क्या जानकारी दिलवाया है आपने, बहुत ही जरूरी जानकारी है। बिल्कुल बाबूजी, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई इस जानकारी से बहुत बहुत लाभान्वित होंगे। बिल्कुल उठाएंगे, क्यों, है ना? देते एक छोटा सा विराम, क्यों? यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। वो जी, आप समझ रही हैं? समझना ही पड़ेगा भाई। आप गेस कीजिए आज कौन सी जानकारी मैं दिलवाने वाली हूँ। देखिए बाबूजी, रबी का मौसम है और गेहूं की जानकारी तो हम दिलवा ही दिए। जाहिर सी बात है कुछ सब्जी उब्जी की जानकारी आप दिलवाने जा रही हैं। देखे ना, अब समझने लग गए हैं। तो आज मैं आप सबों को जानकारी दिलवा रही हूँ गर्मा आगात लत्तेदार सब्जियों के प्रभेद और खेती के बारे में, है ना? क्या बात है, क्या बात। और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर AK सिंह जी। तो देखिए फटाफट। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम में आपको कई तरह की जानकारी देते हैं और आज की कड़ी में हम आपको जानकारी देंगे आगात लत्तेदार सब्जियों की खेती के बारे में और उनके प्रभेद के बारे में। और इस विषय पे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं AK सिंह साहब, प्रधान वैज्ञानिक प्लांट। सर, चूंकि आज का हमारा विषय है कि आगात लत्तेदार सब्जियों की खेती और उनके प्रभेद के बारे में, तो अभी हमारे किसान भाइयों को बताएं कि अभी के समय में जो आगात लत्तेदार सब्जियों की बात कर रहे हैं तो उनमें कौन कौन सी सब्जियां हैं जो कि लगा सकते हैं आगात के तौर पर? देखिए, लत्तेदार सब्जियों का एक बहुत बड़ा परिवार है। इसमें अगर हम कहें तो मुख्य रूप से कद्दू, झिंगी, नेनुआ, करेला, लौकी, खीरा, ये सब सब्जियां इस समूह में आती हैं। और सामान्य तौर से इन सब्जियों की बुआई का उचित समय फरवरी और मार्च का महीना होता है। लेकिन अगर थोड़ी सी तकनीकी जानकारी से और सावधानी से किसान भाई आगात खेती करना चाहता है, अब एकदम सही समय है इनकी बुआई का। खेत में जो किसान भाई नवंबर के महीने में किसी कारणवश बुआई नहीं कर पाए होंगे, अभी आगात बिन बेल वाली सब्जियों का, जिनको हम कद्दू वर्गीय परिवार की भी सब्जियां कहते हैं, इनके लगाने का एकदम सही समय चल रहा है। और खेत की तैयारी करके किसान भाई इन सब्जियों की खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। गांव देहात की बात करें तो अभी धान की फसल कटी होगी या रबी लगी होगी, और जिन खेतों में रबी की फसल नहीं लगे होंगे तो उसमें किस तरह का भूमि में बदलाव करना पड़ता है इन तरह की सब्जियों के लगाने के लिए? धान की कटाई के बाद जैसे ही धान की फसल खत्म होती है, सबसे पहले खेत की अच्छे ढंग से हम लोग जुताई कर देते हैं। और जुताई करने के बाद चूंकि दिसंबर और जनवरी के महीने में तापक्रम काफ़ी कम रहता है, इसलिए ऐसे समय में हम लोग प्लास्टिक की सुरंग के अंदर बीज की बुआई करने की सिफारिश करते हैं।
खेत की तैयारी के बाद तापमान नियंत्रित रहे। खेत की तैयारी के बाद हम लोग लाइन से लाइन की दूरी करीब 2 से 2.5 मीटर रखते हैं और पौधे से पौधे या बीज से बीज की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हैं। ये सभी तरह की सब्जियों पे बेल वाली सब्जियां जितनी भी हमने अभी गिनाई, जिनका कि अभी एकदम आगात की बात हम लोग करते हैं। साथ में सुरंग हम लोग बनाते हैं और बीज की बुआई नालियों में करते हैं। इसमें नाली में करने के बाद जैसे किस्मों की बात सबसे पहले आती है। जहाँ सबसे पहले हम बता दें कि अगर हम खीरा की बात करें तो अभी हमारे केंद्र से जो खीरा की 2 किस्में सबसे अच्छी हैं, स्वर्ण शीतल और स्वर्ण पूर्णा, बहुत ही अच्छी किस्में हैं। इनकी बुआई किसान भाई अभी कर सकते हैं। इनका बीज भी हमारे केंद्र पे उपलब्ध है। इस तरह से करेला में स्वर्ण स्नेहा बहुत ही अच्छी, लौकी की स्वर्ण स्नेहा और करेला की स्वर्ण यामिनी, ये भी किस्में बहुत ही अच्छी हैं। साथ साथ करेला में घर का बहार भी एक किस्म है, घर का बहार लौकी की किस्म है, जो कि बहुत ही अच्छा उत्पादन किसानों के खेत पे दे रही है। ये तरबूज की बात हम करें तो तरबूज की बुआई भी किसान भाई आगात सब्जी की कर सकते हैं। प्रायः देखा जाता है कि हमारे झारखंड प्रदेश में दूसरे जगहों से तरबूज आगात आ जाता है, लेकिन अगर अपनी जलवायु में किसान भाई करेंगे तरबूज की खेती, जिसकी सफलता भी हम लोगों ने देखा है। अर्का मानिक एक बहुत ही अच्छी किस्म है तरबूज की, जिसका कि बीज भी हमारे केंद्र पे उपलब्ध है और किसान भाई यहाँ से बीज को ले जाके तरबूज की आगात खेती करके भी बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सर, अन्य जो बीज बाजार में उपलब्ध हैं उससे जो हमारे इस संस्थान में जो आप लोगों ने उन्नत किए हैं या तैयार किए हैं बीज, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता या उत्पादन क्षमता की अगर बात करें तो किस तरह से वो भिन्न है? देखिए, हम लोगों ने जो भी बीज बनाया है, जो कि किस्मों का विकास करना है, किस्मों के विकास में 6 से 7 वर्ष का समय जाता है और यहाँ झारखंड की जलवायु में उनका चयन हम लोगों ने किया है। किसानों के खेत में परीक्षण उसका किया है और राष्ट्रीय स्तर पर भी परीक्षण उनके हुए हैं। तो जो किस्में यहाँ की जलवायु के लिए हमारे झारखंड प्रदेश के किसान भाइयों के लिए उचित पाई गई हैं, उनकी खेती करने की संस्कृति हम लोग करते हैं और उनका बीज भी हम लोग बना रहे हैं और बीज भी किसान भाई ले जाना शुरू कर दिए हैं। जितने भी अपने कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनका बीज उपलब्ध है और किसान भाई यहाँ से संपर्क करके बीज भी ले सकते हैं और उन किस्मों से अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। बात कर रहे हैं आगात लत्तेदार सब्जियों की खेती और प्रभेदों के बारे में, तो इसमें किसी विशेष देखभाल की जरूरत पड़ती है क्या? जाड़े के मौसम में अगर हम सुरंग के अंदर जो 100 माइक्रोन की प्लास्टिक आती है और सिंपल एक स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, उसके अंदर सुरंग में बीज की बुआई कर देते हैं और ऊपर जो है की तरफ अर्धचंद्राकार वो प्लास्टिक को काट देते हैं, जिसकी सूर्य की रोशनी उसमें आसानी से जा सके। इस प्रक्रिया करने से बीज का अंकुरण तापक्रम अच्छा मिल जाता है। अभी रात्रि का तापक्रम करीब 9-10 सेंटीग्रेड और बाहर अगर खुले में देखें तो 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड चला जा रहा है। दिन का तापक्रम तो करीब 25 से 28 के बीच में रह रहा है, लेकिन रात का तापक्रम कम होने से अंकुरण प्रभावित होता है। जब हम आगात खेती की बात करेंगे तो किसान भाइयों को प्लास्टिक की सुरंग में ही बुआई करनी पड़ेगी और जनवरी आते आते पौधा एकदम बड़ा हो जाएगा। ऐसी अवस्था में हम प्लास्टिक को हटा देते हैं और हमारी फसल जो कि अगर हम फरवरी मार्च में लगाएंगे उससे करीब 1.5 से 2 महीने पहले हमारा उत्पाद बाजार में आ जाएगा, तो जिससे कि किसान भाई उस उत्पाद से अच्छा मुनाफा कमाते हैं। आगात खेती का यही मतलब फायदे हैं कि कम समय में कम लागत में अधिक आमदनी प्राप्त कर किसान भाई अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, अगर हम बात कर रहे हैं कि सुरंग के अंदर में खेती करने के लिए अगर कोई किसान जो है उनमें सामर्थ्य नहीं है या वो इस तरह की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और खुले में करते हैं, तो उसमें किस तरह की विशेष सावधानी देनी चाहिए? आगात खेती की अगर हम बात करते हैं कि रात्रि का तापक्रम अभी बहुत ही कम है, तो ऐसी अवस्था में हमको प्लास्टिक की सुरंग वाली तकनीक बहुत सस्ती और सुगम तकनीक है, आसानी से किसान भाई उसको अपना सकते हैं, कोई खर्चा भी ज़्यादा नहीं है। तो अभी अगर आगात की बात करेंगे तो प्लास्टिक सुरंग में ही बुआई करनी पड़ेगी, तभी जाके किसान भाइयों को आगात खेती का लाभ मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल सकता है। सर, चलते चलते हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जो आगात लत्तेदार सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो उसमें अगर किसी तरह की उनको प्रशिक्षण की जरूरत पड़े तो उसमें हमारा जो संस्थान है वो किस तरह से मदद करता है, चाहे हम पूरे सब्जियों की खेती के बारे में? हमारे संस्थान पर प्रतिदिन किसान भाई आते हैं, समूहों में आते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आते हैं और हम भी तैयारी करके अभी एकदम बीज की बुआई करने जा रहे हैं। तो जो भी उनको दिक्कत होगी, तकनीकी ज्ञान बात नहीं समझ में आएगी, यहाँ पे आकर के सामने प्रत्यक्ष रूप से उस तकनीक को देख करके और अच्छे ढंग से बेहतर ढंग से खेती करेंगे, तभी जा करके इस बात के तकनीक से अच्छा फायदा वो उठा पाएंगे और उनका आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आप प्लास्टिक के शेड के अंदर में सुरंग में उसकी बुआई करें, जिससे कि मौसम में जो तापमान ऊपर नीचे हो रहा है अधिकतम और न्यूनतम के बीच में, उसमें आपका पौधा और आपकी फसल सुरक्षित रहे। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार किसान। बहुत अच्छी जानकारी थी और हम उम्मीद करते हैं कि किसान भाई सब्जी की खेती करके बहुत से बहुत
आय कमाएंगे। बिल्कुल कमाएंगे। बातें करने को तो बहुत ही जी चाहता है, लेकिन ये जो घड़ी की टिक टिक है ना, बड़ा बेईमान है। तो फटाफट कागज और कलम उठा लीजिए और हमारा पता नोट कीजिए, ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिख कर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा 3 संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम दोनों को और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।